हाय एवरीवन, क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सॉल्यूशन करा रहे हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव भारत, सिर्फ एनसीईआरटी भारत संसाधन एवं उपयोग, भारत संसाधन एवं उपयोग, भारत संसाधन एवं उपयोग, सिर्फ एनसीईआरटी। इसमें पढ़ना है आप लोग का। सिर्फ पहला चैप्टर से सिर्फ कराते हैं, उसके बाद जब पहला हो जाएगा फिर दूसरा से स्टार्ट कराएंगे। इसमें पढ़ना है आप लोगों को पहला चैप्टर में, क्योंकि हमेशा बिहार बोर्ड में सिर्फ एनसीईआरटी से पूछा ही जाता है। सिर्फ एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। स्टार्ट यहाँ से करते हैं, सिर्फ पहला चैप्टर से। इसमें है वस्तुतः। देखिए इसमें संसाधन। संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। यहाँ प्रसिद्ध भौगोलिक जिमरमैन का कथन उल्लेखनीय है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आप लोग से कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, यह किसका कथन है? तो आंसर में क्या होगा? जिमरमैन। आंसर में क्या होगा? जिमरमैन। उसके बाद फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। इसमें ऑप्शन में दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, यह किसका कथन है? तो आंसर जिमरमैन। आप लोग कॉपी कलम निकाल के पढ़ भी सकते हैं, लिख सकते हैं, या चाहे याद भी कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं। उसके बाद है संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला जैविक संसाधन या जैव संसाधन। ऐसे संसाधन की प्राप्ति ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। जैव मंडल जो क्या जिसमें जीवन जिसमें पाया जाता है उसे जैव मंडल कहते हैं। ये आम तौर पे बोल सकते हैं हम लोग कि जिसमें जीवन मंडल पाए जाते हैं, जिसमें जीवन होता है। तो जैव संसाधन, ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। इनमें सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे में मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशु धन एवं अन्य प्राणी समुदाय। आप लोग को पूछा जाएगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछेगा निम्नलिखित में से। क्वेश्चन लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, कॉपी कलम निकाल के पढ़ भी सकते हैं, चाहे सुन के भी याद कर सकते हैं। आप लोग को क्षमता है तो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से जैविक संसाधन का उदाहरण है। तो ऑप्शन में दिया रहेगा ए में वनस्पति, बी में चट्टानें, सी में धातु और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा? ए। क्या होगा? वनस्पति। तो इसको याद करना है। सिर्फ परिभाषा याद नहीं करना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसका सिर्फ उदाहरण पूछता है, सिर्फ जैसे ही पूछता है। तो जैव संसाधन, ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इनमें से सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे में मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी। दूसरा है अजैविक संसाधन या अजैव संसाधन। निर्जीव वस्तुओं के निर्जीव जिसमें जो जान नहीं होता, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, देख लीजिए, एनसीईआरटी की किताब है। अजैविक संसाधन, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। हो सकता कभी कभी परिभाषा भी पूछ सकता है कि अजैव संसाधन उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। यह सभी को परिभाषित कर उदाहरण दे। 2 नंबर में आ सकता है, पर ज़्यादा करके पूछता है सिर्फ इसका जैसे में उदाहरण में पूछता है। तो अजैविक संसाधन, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है, जैसे में चट्टान, धातु एवं खनिज।
तो इसका पूछेगा निम्नलिखित में से अजैविक संसाधन का उदाहरण है। तो ऑप्शन दिया रहेगा ए में मनुष्य, बी में वनस्पति, सी में मत्स्य और डी में चट्टाने। तो कौन होगा? चट्टाने होगा। या उल्टा भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से चट्टान किस संसाधन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से चट्टान किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन में ए रहेगा जैविक, ऑप्शन बी में अजैविक, ऑप्शन सी में नवीकरणीय, ऑप्शन डी में अनवीकरणीय। तो कौन होगा? अजैविक। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। बस ये दोनों समझ गए। उसके बाद फिर अगला है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। उपयोगिता, यहाँ देखिए, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के भी दो प्रकार होते हैं। उपयोगिता के या उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। पहला है, फर्स्ट है नवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन एवं वन प्राणी, जिन्हें सतत या प्रवाह एवं जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इतना बड़ा याद नहीं करना, सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव पूछता है, जैसे में पूछता है, सिर्फ उदाहरण। तो आप लोग को दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो ऑप्शन में रहेगा सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी में रहेगा मत्स्य, ऑप्शन डी में रहेगा जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर होगा वही आंसर दिया जाएगा। फिर से बताते हैं, निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए में सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी में होगा मत्स्य, ऑप्शन सी में हो जाएगा जीवाश्म ईंधन और ऑप्शन डी में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? सौर ऊर्जा। उसके बाद नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सिर्फ उदाहरण पूछेगा। ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, इसका सिर्फ उदाहरण पूछेगा। तो पूछेगा अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन है? ठीक है, तो अनवीकरणीय में क्या, कोयला भी आ सकता है, इसमें कोयला आ जाएगा, जीवाश्म ईंधन आ जाएगा, पूरा टोटल आ जाएगा। तो निम्नलिखित में से अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन है? यह उदाहरण है। तो ऑप्शन रहेगा ए में कोयला, बी में रहेगा सौर ऊर्जा, सी में रहेगा पवन और डी में रहेगा जल विद्युत। तो कौन होगा? तो कोयला। ठीक है, इतना ही। उसके बाद अगला है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होता है। कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। तो पहला कौन सा? व्यक्तिगत संसाधन। ये अपने आप आम तौर पर बोल सकते हैं कि वैसे संसाधन जो व्यक्ति का बोध होता है, एक व्यक्ति का बोध होता है। बाकी इसमें दिया हुआ है, ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वह सरकार को लगाना भी चुकाते हैं। यानी इसका अर्थ निकलेगा कि वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का, यानी एक व्यक्ति का बोध होता है। जिस प्रकार जैसा खेत रहता है, जिस प्रकार या कोई अपना कब्जा करता है, जैसे क्या हो गया, जैसे घर हो गया, तो घर जानता किसी खास व्यक्ति को होगा ना, कि पूरा समूह का हो जाएगा। तो इसका अपने परिभाषा बोल सकते हो अपने मन से कि वैसे संसाधन किसी खास व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र में होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में देखिए, भूखंड, घर एवं अन्य जायदाद जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। निजी मतलब प्राइवेट।
कंपनी। तो इसका उदाहरण पूछेगा कि निम्नलिखित में से व्यक्तिगत संसाधन का उदाहरण है। तो इसका जैसे में क्या है, भूखंड, घर, भूखंड, घर, जायदाद, ठीक, या खेत, कुआं, तालाब, बगीचा। बस अगर इसमें से ऑप्शन में से रहेगा तो मार दीजिएगा। निम्नलिखित, फिर से बोल देते हैं ना, निम्नलिखित में से व्यक्तिगत संसाधन का उदाहरण है। तो ऑप्शन रहेगा तालाब, बी में रहेगा घर, सी में रहेगा मत्स्य, डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा, तालाब। तालाब भी जानता है किसी खास एक व्यक्ति का भी रहता है। उसके बाद सामुदायिक संसाधन, जो पूरे समूह का बोध होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में इसका हो तालाब भी इसमें हो सकता है, भवन हो गया, पंचायत भवन होता है, पंचायत भवन हो गया, विद्यालय हो गया। जो सामुदायिक संसाधन, जो पूरे समूह का बोध होता है, ना सभी का अधिकार है। जैसे विद्यालय किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं है, इसमें सभी जाता है, समूह का बोध होता है, किसी के भी बच्चा पढ़ने के लिए जाता है। जैसे पंचायत भवन हो गया, कोई भी आकर बैठ सकता है, सभी का अधिकार है। जैसे घर में कोई बैठ सकता है, जिसका घर है कोई नहीं जाएगा। सिर्फ इसलिए पूछेगा आप लोग से कि निम्नलिखित में से सामुदायिक संसाधन का उदाहरण है। तो ऑप्शन रहेगा क्या, मंदिर, बी में मस्जिद, सी में ए और बी दोनों, और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा, मंदिर और मस्जिद दोनों होगा, क्योंकि मंदिर में सभी जा सकते हैं, सभी का अधिकार है, मस्जिद में सभी का अधिकार है। उसके बाद नेक्स्ट अगला देखिए, अगर ये पूछा जाएगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव में कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए। सर्वप्रथम 1968 में ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। यानी आप लोग से ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से क्लब ऑफ रोम की स्थापना कब किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा 1968 में। फिर से बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से क्लब ऑफ रोम की स्थापना कब किया गया था। तो 1968 में। दूसरा ऑब्जेक्टिव बनेगा 1974 ईस्वी में सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इसने संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए। यानी ऐसे पूछेगा आप लोग से कि निम्नलिखित में से स्मॉल इज ब्यूटीफुल का स्थापना किसने किया था। तो महात्मा गांधी जी ने। किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने। या ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित में से स्मॉल इज ब्यूटीफुल का स्थापना कब किया गया था। तो 1974 में। दो क्वेश्चन बन गया। निम्नलिखित में से स्मॉल इज ब्यूटीफुल का स्थापना किसने एवं कब किया था। तो किसने, तो महात्मा गांधी जी ने किया था, और कब किया गया था। तो 1974 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछते रहता है। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्कॉट होम में विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो 1972 में। फिर से बोल रहे हैं, और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है। फिर से बोल रहे हैं, इस समय से हो सकता पूछेगा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को। जैसे हम लोग पेड़ पौधा लगाते हैं, उस दिन में पेड़ पौधा लगाना चाहिए। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। उसके बाद सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ ऑब्जेक्टिव निकाल के बता रहे हैं। फिर से बोल रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्कॉट होम में शिखर सम्मेलन कब किया गया था। तो 1972 में। फिर से बोल रहे हैं, इसके तहत में, पर्यावरण के तहत में, तो सर्वप्रथम स्कॉट होम में शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो आयोजित कब हुआ था। तो 1972 में। 1972 में। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम
पृथ्वी सम्मेलन अगर दिखाई नहीं दे रहा है आप लोग के, तो हम सिर्फ आवाज़ से सुन सकते हैं और लिख सकते हैं कॉपी में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 3 से 14 जून तक, या ऑप्शन के अनुसार मारिएगा। ऑप्शन में रहेगा हो सकता 3 जून 1992 को या 14 जून 1992 को। तो आप लोग को हम बता देते हैं, दो में कन्फ्यूज नहीं होइएगा, फिर बता रहे हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो चाहे रहेगा 3 जून 1992 को या रहेगा 14 जून 1992 को। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 3 से 14 जून 1992 को। और कहाँ किया गया था? तो रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरो में किया गया था। रियो डी जेनेरो में किया गया था। ये हो गया। इसके बाद उसके बाद है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 23 से 27 जून, जैसे इसका पहले बताएं, 23 चाहे 23 जून रहेगा चाहे 27 जून रहेगा। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 23 से 27 जून 1997 को। कहाँ किया गया था? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ किया गया था? तो न्यूयॉर्क में। हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर से, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 23 जून या 27 जून को 1997 में न्यूयॉर्क में किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आगे देखिए। क्योटो सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन का स्थापना कब किया गया था? तो दिसंबर 1997 में, दिसंबर 1997 में, दिसंबर 1997 में। फिर से बोला, इसका ऑब्जेक्टिव बनाएगा कि निम्नलिखित में से क्योटो सम्मेलन का स्थापना कब किया गया था? तो दिसंबर 1997 में। उसके बाद है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तृतीय, निम्नलिखित में से तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष के बाद 26 अगस्त या 4 सितंबर 2002 को किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो जोहान्सबर्ग में। कहाँ? जोहान्सबर्ग में। फिर से बोल रहे हैं, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जोहान्सबर्ग में। और इसका स्थापना कब किया गया था? तो 26 अगस्त रहेगा या 4 सितंबर रहेगा, आप लोग पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन के अनुसार मारिएगा, चाहे रहेगा 26 अगस्त या रहेगा ऑप्शन में 4 सितंबर। तो 26 अगस्त या 4 सितंबर को हुआ था। और ईस्वी वर्ष कितना है? 2002 को हुआ था। तो फिर से होता है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 26 अगस्त या 4 सितंबर 2002 को। और कहाँ किया गया था? तो जोहान्सबर्ग में। कहाँ? जोहान्सबर्ग में। कहाँ किया गया था? देखिए, जो पढ़ाएं, जो पूछा गया, इसका ऑब्जेक्टिव है एनसीईआरटी में कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो अभी बताए थे, जस्ट बताए थे, इसका पहले पढ़ाए थे। ऑप्शन देखो दिया हुआ है, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव, कौन होगा? जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट में बॉक्स में ऑप्शन दीजिएगा, ठीक है। ऐसा तो आंसर क्या होगा? तो अनवीकरणीय होगा। फिर से, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ये तो बतावा हुआ, अभी जस्ट बताएं आप लोग के विश्वास, जब जस्ट बताएं इसके पहले, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जब वीडियो रोक के देख लीजिएगा, पीछे करके देख लीजिएगा कि हम सर क्या बताएं और क्या नहीं बताएं। वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा कि क्या आंसर बताए हैं, देख लीजिएगा। जैसे बताए थे कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन का उदाहरण है। सौर बताए थे ना कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में किस संसाधन का उदाहरण है। जो भी होगा आंसर आप लोग को पढ़ा दिए हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। उसके बाद ई नहीं पढ़ा दिए हैं, ठीक है, ई नहीं पढ़ा वाला है। तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो इसका आंसर हो जानता है 200। कितना? 200। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो आंसर 200 न्यूटन मीटर, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। उसके बाद डाकियों की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकियों की अर्थव्यवस्था की संबंध है तो संसाधन संग्रहण से, संसाधनों
अनियोजित विदोहन से, संसाधनों के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, बोल रहा डाकुओं की अर्थव्यवस्था का साधन है, सॉरी संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो किससे होगा? संसाधन संग्रहण से, संसाधन अनियोजित विदोहन से। तो इसमें सी में ऑप्शन है, संसाधन के नियोजित दोहन से, तो ऑप्शन सी। उसके बाद समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर की क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? फिर से बोल रहे हैं, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो इसका आंसर कौन होगा? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। तो इसका आंसर कौन होगा? बी, 15.5 किलोमीटर। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइएगा, बस लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, जय हिंद।